आप सबको महर दी राइटर चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। हमारा नावल कैसा लगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में देना मत भूलें। और ये एआई जनरेटेड आवाज़ है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि मैं आवाज़ एआई से क्यों ले रही हूँ, या फिर आवाज़ अच्छी नहीं है तो मुझे अपनी आवाज़ देने के लिए परमिशन नहीं मिली। कुछ बातें वालिदैन की भी माननी पड़ती हैं। इन्होंने कहा है जैसे मर्जी यूट्यूब पर काम करो मगर अपनी आवाज़ नहीं देनी। खैर, दूसरों की आवाज़ लेने के लिए इन्हें आवाज़ की पेमेंट करनी पड़ती है। जाहिरी सी बात है, वो मेहनत करते हैं, हमें आवाज़ देते हैं, लेकिन फ़िलहाल इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, ना ही पैसे हैं कि मैं किसी लड़की से आवाज़ लेकर उसे पे करूँ। अगर आप में से कोई मुझे फ्री आवाज़ देना चाहे तो मोस्ट वेलकम। मुझसे रब्ता कर सकता है, मेरे चैनल पर आ सकता है। किसी को मेरी उर्दू नहीं पसंद आ रही तो वो उर्दू पढ़कर सुना सकता है, तो मैं आपकी आवाज़ ही अपनी वीडियोज़ पर लगा लूँगी। मुझे कोई इशू नहीं है। और जो मेरा मसला समझ गए हैं, इन्हीं तक दिल से शुक्रिया कहती हूँ। फिर भी अगर किसी को आवाज़ से मसला हो या पसंद ना आए तो माजरत हूँ। शुक्रिया। तो बना वक्त ज़ाया किया, चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। नावल रूह को तेरी तलब, मुसन्निफ़ा महर नूर। मुकम्मल नावल। ये एचएस अनडस्टरीज़ के ऑफिस का मंजर था। वो उस वक्त ऑफिस में मौजूद थी। बार बार इसका मोबाइल बज रहा था। इसने परेशान होकर आसपास देखा। सारे एम्प्लॉयज़ इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे थे। थक हार कर वो मोबाइल उठाती हुई राहदारी की तरफ चली गई। इसने मोबाइल फ़ोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ अम्मा की गर्जदार आवाज़ कानों में पड़ी। ज़ारा, तुम्हें कितनी बार कहा था आज जल्दी घर आ जाना, वो लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, अब तक आई नहीं हो। अम्मा की आवाज़ में दबा दबा गुस्सा था। ये सुनकर ज़ारा के चेहरे के सारे रंग गायब हुए। आँखों में वीरानी और उदासी समाई। अम्मा, आखिर ज़रूरत ही क्या है ये सब करने की? जब मैं कह रही हूँ मैं अपने बास से बात करती हूँ, लोन ले लूँगी, हम उनके पैसे चुका देंगे, फिर आप क्यों मुझे ज़बरदस्ती इस रिश्ते में बांधना चाहते हैं? उसकी आवाज़ ना चाहते हुए भी भीग गई। दूसरी तरफ अम्मा ने अपना सर पकड़ लिया। तुम जानती भी हो वो पूरे 25 लाख मांग रहे हैं, हमारे पास तो 1 लाख भी नहीं है। और तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 40,000 की तनख्वाह से तुम कैसे 25 लाख रुपए दोगी? उनकी ऑफर अच्छी है, खामोशी से उनके बेटे से शादी कर लो बेटा। तुम्हारा बाप इस उम्र में कहाँ से इतने सारे पैसे कर्ज के उठाएगा? मेरी बेटी, हमारी लाज रख लो। अम्मा की आवाज़ भी भीग गई। ज़ारा के सीने में दर्द की लहरें उठ रही थीं। अम्मा, बेटियां रहमत होती हैं, आप लोगों ने तो मुझे ज़हमत ही समझ लिया है। मस ज़ारा। इससे पहले वो अपनी बात मुकम्मल करती, अपने कानों में ये आवाज़ पढ़ते ज़ारा के चेहरे का सारा खून नचड़ गया। अम्मा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, हड़बड़ी में कहते हुए उसने फ़ोन रखा। और जैसे ही वापस पलटी तो पीछे ही इस कंपनी का मालिक, इसका बास हमदान सिद्दीकी खड़ा था। यस सर। उसकी आवाज़ कांपी। वो दुआ कर रही थी कि इसके सर ने कोई भी बात ना सुनी हो। आप ज़रा मेरे कैबिन में आएं, हम बैठकर बात करते हैं। संजीदगी और रौबदार आवाज़ में बात करते हुए वो राहदारी में आगे बढ़ गया, मगर ज़ारा के चेहरे का सारा खून नचड़ गया, यानी वो सारी बातें सुन चुका था। ऑफिस का दिल चाहा अपना सर पीट ले। अब वो किस मुंह से अपने बास का सामना करेगी? कुछ देर बाद खुद को कंपोज किए वो इसके कैबिन में दाखिल हुई। दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से आवाज़ आई, यस कम ऑन। वो अंदर दाखिल हुई। वो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। 30 साला हमदान सिद्दीकी एम्पायर्स का इकलौता वारिस था। इसके बाप अरबाब सिद्दीकी बहुत बड़े और बहुत मशहूर बिजनेसमैन थे। सारे कराची में इनकी शोहरत के चर्चा थे। काली गहरी आँखें, उनमें चमकती जहानत, इसकी हल्की सी बैरट, मजबूत कसरती सीना, चूड़ी जसामत, सफ़ेद गंदमी रंगत। वो बल्ला शुबह बहुत हसीन मर्द था, मगर इसके चेहरे पर छाई गहरी संजीदगी उसे ज़्यादा खूबसूरत बनाती थी। इसने आज तक हमदान सिद्दीकी को किसी भी एम्प्लॉई के साथ फ्री होते नहीं देखा था। वो अपनी ज़ात में गुम रहने वाला इंसान था। इसकी एक पर्सनैलिटी थी, इसका रौबदार अंदाज था, मगरूर और अनापरस्त था। ज़ारा उसे देखकर अपनी सोचों में उलझी हुई थी। जब उसने लैपटॉप से चेहरा उठाया और एक जगह साकत खड़ी ज़ारा को देखा। बैठी मस ज़ारा।
इसने हाथ से मेज़ के इस पार कुर्सी की तरफ इशारा किया। ज़ारा इसकी आवाज़ इसे होश में आई, फिर आगे बढ़ी और कुर्सी पर बैठ गई और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि इसने कोई और ही बात करनी हो। लेकिन हमदान सिद्दीकी के लबों से निकलते हुए अल्फाज ज़ारा के चेहरे का सारा खून निचोड़ गए। असल में मैं आपकी सारी बात सुन चुका हूँ। और ज़ारा का दिल चाहा ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। क्या आप बताना पसंद करेंगी आपको कितना लोन चाहिए? वो नरमी मगर शाइस्तगी से बात कर रहा था। इसका अंदाज दो टोक था, लहजे में ठहराव था। बेशक इसकी पर्सनैलिटी शानदार थी, लेकिन ज़ारा भी किसी हसीना से कम नहीं थी। 25 साला ज़ारा अब्बास गहरी बुरी आँखों वाली। इस का थोड़ा सा रंग सानुला था, मगर वो बहुत खूबसूरत थी। इसके चेहरे पर कशिश थी जो उसके सानुला होने की वजह से ही उसे खूबसूरत बनाती थी। सर रकम बड़ी है, इसलिए कंपनी लोन नहीं दे सकेगी। इसने शिकस्तगी से ये कहा। हमदान सिद्दीकी उसे ही देख रहा था और इसके दिमाग में ना जाने क्या सोचें आ रही थीं। देखिए मिस ज़ारा, आप इस कंपनी की एमएलआई ही, कोई मसला है तो आप मुझसे शेयर करें, सारी बात खुलकर बताएं। मैं आपके मसले को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसने इस बार दोस्ताना लहजे में अल्फाज अदा किए। बेसाख्ता ज़ारा का दिल चाहा सारी बात बता दे, क्या पता इसका मसला हल हो जाए और उसे ज़बरदस्ती शादी भी ना करनी पड़े। सर, वो एक्चुअली मेरे अब्बा एक ज्वेलरी शॉप पर काम करते थे। 2 माह पहले इस शॉप को डाकुओं ने लौट लिया। उनका 25 लाख का नुकसान हुआ है। उस वक्त मेरे आबा वहाँ सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर खड़े थे। अब इस दुकानदार के मालिक का कहना है कि मेरे अब्बा ने अपनी नौकरी ईमानदारी से नहीं की। उनके होते हुए दुकान में लुटेरा कैसे आ गए? वो 25 लाख मेरे अब्बा से मांग रहे हैं। हम गरीब लोग हैं, इतने पैसे मेरे अब्बा के पास नहीं हैं। ये सब बताते हुए कब इसकी आंखें भीगी, उसे एहसास ना हुआ। ज्वेलरी की दुकान की कोई इंश्योरेंस भी तो होगी ना। मालिक दुकान इस तरह कैसे उनसे ये हर्जाना वसूल कर सकता है? हमदान सिद्दीकी ने हैरान होते हुए सवाल पूछा। जी सर, मैंने भी यही कहा था, मगर दुकान के मालिक का ये कहना है कि उसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो रहा। हमदान सारी साजिश पकड़ चुका था। 25 लाख ना देने की सूरत में वो क्या डिमांड कर रहे हैं? इस सवाल पर ज़ारा को मज़ीद रोना आया। सर, वो चाहते हैं कि मेरा रिश्ता इनके बेटे से हो जाए। उनका बेटा 40 साला 2 बच्चों का बाप है, जिसकी बीवी मर चुकी है। ये सब बताते हुए गीली लकड़ी थी जो हलक के अंदर तक चटक पड़ी। ज़ारा के लहजे में तकलीफ थी जो हमदान सिद्दीकी महसूस कर सकता था। और आपके पेरेंट्स ने क्या फ़ैसला किया? इन्होंने क्या फ़ैसला करना है सर? बेटियों माँ बाप का बोझ हल्का करने के लिए ही तो पैदा होती हैं। उसने पहली बार अपना चेहरा उठाकर हमदान सिद्दीकी की आंखों में देखा और उसे पहली बार इन आंखों में खुद के लिए हमदर्दी नजर आई। और आप क्या चाहती हैं? वो पुरसुकून था, एक के बाद एक सवाल कर रहा था। किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। तो मसला सिर्फ 25 लाख देने का है। ज़ारा ने इस बात में सर हिलाया और हमदान सिद्दीकी का दिमाग ताने बाने बन चुका था। ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आपको 25 की बजाय 30 लाख दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। और ज़ारा ने बेहद बेयकीनी और फटी फटी निगाहों के साथ हमदान सिद्दीकी को देखा। इसके लबों से अगले अल्फाज निकले थे कि ज़ारा को लगा उसके जिस्म से रूह निकल गई है। इसे इतना गुस्सा आया कि हद नहीं। वो एक ही झटके में कुर्सी से उठी। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? दोनों हाथ टेबल पर मारती हुई वो गुस्से से चीखी थी। हमदान सिद्दीकी पुरसुकून होता कुर्सी से टेक लगाए बैठ गया। रेलिकस मस ज़ारा, मैं सिर्फ आपको एक दरमियानी हल बता रहा हूँ। आपको पैसे चाहिए, मुझे अपनी मां की डिमांड से कुछ अरसे के लिए जान छुड़वानी है। ये बहुत सिंपल है, इस तरह से आपको शादी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ज़ारा को इसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। उसे तो बस गुस्सा आ रहा था। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं कोई खिलौना हूँ? वो ज़ख्मी शर्नी की मानिंद गिराई। हमदान सिद्दीकी ने टेबल पर बड़ा पानी का गिलास उठाया और उसकी तरफ बढ़ाया। रेलिकस, पहले बैठें और मेरी पूरी बात सुनें। ज़ारा भी कुछ ज़ब्त करती बैठ गई।
देखिए, मैं सिर्फ एक कंट्रैक्ट मैरिज की बात कर रहा हूँ, आपको सिर्फ कागजी तौर पर मेरी बीवी बनना है। पिछले 2 माह से मेरी मामा मेरी शादी के पीछे पड़ी हैं और मुझे अपने सर्कल में एक से बढ़कर एक लड़की दिखा रही ही, मगर मुझे कोई पसंद नहीं आ रही। आप जानती हैं अमीर लड़कियां कैसी होती हैं, एक वक्त में इनके 4-4 बॉयफ्रेंड्स होते हैं, इनमें हया भी नहीं होती। सो इसलिए मैं इनसे शादी नहीं करना चाहता, मगर फिलहाल अपनी मुंह को मना भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे बेहतर लगा कि मैं अपनी पसंद की लड़की उनके सामने जाकर खड़ी कर दूं और कह दूं मैं शादी कर चुका हूं, तो वो शादी की जिद भी छोड़ देंगी और उनका दिल भी नहीं टूटेगा। मेरे लिए मेरी मुंह बहुत अहम है, इसलिए मैं आपकी मदद करूंगा। बदले में आप सिर्फ कुछ अरसे के लिए ये शादी कर लें, इस तरह आपकी वालिद का लोन भी उतर जाएगा और आपकी शादी भी इस 40 साल 2 बच्चों के बाप से नहीं होगी। हमदान सिद्दीकी ने उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तमाम बारीक बैनियों से आगाह किया। कितनी ही देर ज़ारा सोचती रह गई। और मैं अपने वालिदैन को क्या कहूँगी? आप फिक्र मत करें, उनसे मैं खुद बात कर लूँगा। ज़ारा का दिल मुतमईन ना हो सका, मगर फिर भी वो सर हिलाती हुई कैबिन से बाहर निकल आई। दोपहर से शाम हुई, वो जैसे ही ऑफिस से बाहर निकली तो हमदान सिद्दीकी की गाड़ी इसके पास आकर रुकी। उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया। बैठ जाए मिस ज़ारा, आज ही आपके वालिदैन से बात करते ही मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा और बात भी कराऊंगा। ज़ारा को ना जाने क्यों ये सब ठीक नहीं लग रहा था, मगर फिर भी वो बैठ गई। वो इसके साथ ज़ारा के घर आया। वो इंतहाई मिडिल एरिया में रहती थी, यहाँ की गलियां भी बहुत तंग थी। शायद हमदान सिद्दीकी ज़िंदगी में पहली बार इस तरह की तंग गलियों में आया था। वो दोनों आगे पीछे घर में दाखिल हुए। उसके माँ बाप ज़ारा के बास को अपने घर में देखकर कुछ हैरान रह गए। अंकल, मैं सीधी और साफ बात करने के लिए आया हूँ। ज़ारा मुझे अपना सारा मसला बता चुकी है। आपका बास जहां आप काम करते हैं, इसका नुकसान तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी वाले पूरा कर चुके होंगे, लेकिन शायद वो जानबूझकर आपकी बेटी का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। इस लिए वो 25 लाख का बहाना करके आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी बेटी की शादी वह ना करें। मैंने उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाई है, वो अच्छे लोग नहीं हैं। मज़ीद तफ्तीश तो पुलिस वाले ही करेंगे, लेकिन फ़िलहाल बेहतर यह है आप उनको पैसे देकर अपनी बेटी की जान छुड़वाएं। वो समझ चुका था यह बात पैसों की नहीं, ज़ारा की ज़िंदगी की है। इसने अपनी चेक बुक निकाली, फिर 30 लाख का चेक काटकर उसने ज़ारा के बाप अब्बास साहब के हवाले किया। ज़ारा और उसकी मां भी पास ही बैठी थी। इन पैसों के बदले में मैं सिर्फ आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। इस वक्त मैं कुछ टेंशन में हूँ, इसलिए मुझे आर्जी तौर पर आपकी बेटी से शादी करनी है। मगर फिक्र मत करें, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। कुछ अरसे बाद में से छोड़ दूंगा और खुद इसकी अच्छी जगह शादी करवाऊंगा। शादी का सारा खर्चा भी मैं खुद उठाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं मजबूर हूँ कि आप मेरी हेल्प करेंगे। अब्बास साहब और इनकी बीवी हैरत से सारा मामला समझने की कोशिश कर रहे थे। दोनों माँ बाप की नज़रें मिलें। इन्होंने ज़ारा को देखा, जिसने इस बात में अपना सर हिलाया। इसके अब्बा ने फौरा हाँ कर दी। ओके, तो ठीक है, मैं 2 घंटे बाद वापस आऊँगा। निकाह आज ही होगा क्योंकि मुझे कुछ जल्दी है। इस बात पर ज़ारा के साथ उसके माँ बाप भी हैरान रह गए, इतनी जल्दी मगर कैसे? फिक्र मत करें अंकल, आपकी बेटी को हर चीज़ और हर सहूलत मैसर होगी। इतना कहते साथ वो उठा, अपने कोट का बटन बंद किया और घर से बाहर निकल गया। पीछे ज़ारा इज़्तिराब की कैफियत में बैठी रह गई। कुछ समझ ना आई क्या करे। इसकी अम्मा ने जल्दी से 2-4 जोड़े जो उसकी शादी के लिए अच्छे महंगे लेकर रखे थे, इन्हें एक बैग में पैक कर दिया। बेटा, तेरी तो लॉटरी निकल आई, इतना अच्छा और सुलझा हुआ दामाद मिल जाए तो इसमें बुराई ही किया है। अम्मा इसे समझा रही थीं, वो अपनी मां की इकलौती बेटी थी, अपने बाप का इकलौता सहारा थी। अपने मां बाप की खुशी के लिए वो इतना तो कर ही सकती थी। अम्मा इसके पास बैठी थी। निकाह गवाहान और हमदान सिद्दीकी वापस आ चुका था, इसका निकाह भी शुरू हो चुका था। वो नहीं जानती कि इसकी ज़िंदगी में क्या नया मोड़ आएगा, लेकिन वो निकाह के लिए हाँ कर चुकी थी। एजा कबूल के बाद अम्मा इसके पास बैठी।
एक बात कहूँ बेटा, हम तुम्हारी शादी करके तुम्हें रुखसत कर रहे हैं। कोशिश करना ये आर्जी रिश्ता मुस्तकिल रिश्ते में बदल जाए। तलाक याफ्ता बेटियों माँ बाप पर बोझ बन जाया करती हैं, और अगर बोझ ना भी बने तो ये मुआशरा इन्हें कबूल नहीं करता। अम्मू ने बहुत पते की बात कही थी, वो बस सर इस बात में हिला सकी और फिर आधे घंटे बाद अम्मू अब्बा से मिलती हुई वो उसकी बड़ी सी गाड़ी में बैठी। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और ज़ारा एक सादे से महरून कलर के कामदार जोड़े में मलबूस थी। इसे साथ लिए वो अपने घर जा रहा था। गाड़ी डिफेंस के एरिया में दाखिल हुई, फिर एक बहुत खूबसूरत और बहुत बड़े बंगले के सामने आकर रुकी। उसने हारन दिया। गार्ड्स भागते हुए आए, दरवाज़ा खिला और गाड़ी अंदर दाखिल हुई। वो दोनों सारा रास्ता खामोश रहे थे। वो बहुत खूबसूरत 3 मंजिला इमारत थी, ब्राउन और ब्लैक कलर के इम्तिजाज के साथ। इसकी दीवारें भी बहुत खूबसूरत थीं। यकीना ये हमदान सिद्दीकी की महारत का मुंह बोलता सबूत थी। इसने ये घर खुद डिज़ाइन करवाया था। वो गाड़ी से बाहर निकला तो ज़ारा भी निकल आई। अब उसे फार्मेलिटीज़ की ज़रूरत तो नहीं थी। अब उसकी पैरवी में अंदर की जानिब बढ़ी। अभी वो दोनों लाउंज से कुछ पीछे ही थे जब अचानक ज़ारा का हाथ हमदान सिद्दीकी के हाथ में आया। इसने हैरत से हमदान सिद्दीकी को देखा। माम के सामने ऑपरेशन अच्छा पड़ेगा, इसने वजाहत की तो ज़ारा कुछ पुरसुकून हुई। वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो वो महल अंदर से भी बहुत खूबसूरत था। सफ़ेद और गोल्डन कलर का सारा फर्नीचर और दीवारें थीं। ज़ारा ने शायद ही ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा घर देखा हो, वरना वो तो 2 कमरों के छोटे से मकान में रहते हुए बड़ी हुई थी। लाउंज में ही एक 45-50 साला औरत एक 25-30 साला लड़की के साथ बैठी मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। ज़ारा अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो औरत हमदान से सिद्दीकी की मुँह हो सकती है, क्योंकि इस औरत के कपड़े बहुत महंगे, उम्दा और कामदार थे। वो 45-50 साला उम्र की होकर भी काफ़ी स्टाइलिश थी, और उनके सामने जो लड़की बैठी हुई थी वो जीन्स और शर्ट में मलबूस थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर दोनों ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा और बेहद हैरत और बेयकीनी से हमदान सिद्दीकी के साथ किसी लड़की को देखा। हमदान, ये लड़की कौन है? पहला सवाल मिसेस सिद्दीकी की तरफ से आया। हमदान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो दोनों उनके पास आ चुके थे। माम, ये आपकी बहू है। इसने जैसे अपनी मां के सर पर बम फोड़ा। किया? ये तुम किया कह रहे हो? तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। मां को तो हैरत के साथ सदमा लगा था। रेलिकस माम, आज उसकी शादी हो रही थी तो मैं किया करता जाकर इसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की और फिर निकाह कर लिया। मुझे टाइम ही नहीं मिला आपको बताने का। असल में ये मेरे ऑफिस में काम करती थी, मुझे अच्छी लगती थी, पसंद आ गई, लेकिन मुझे पता नहीं था उसकी शादी हो रही है। आज ही मुझे पता चला तो मैं बहुत मुश्किल से वक्त पर पहुंचा और उसकी शादी रुकवाई। इसकी इतनी लंबी वजाहत, वो भी झूठ पर। ज़ारा की तो आंखें फैली। मिसेस सिद्दीकी ने एक नज़र सरता पैरों से देखा। अस्सलामु अलैकुम आंटी। ज़ारा जैसे होश में आई, मिसेस सिद्दीकी के चेहरे पर एक मुस्कान नमूदार हुई। शायद इन्हें ज़ारा का अंदाज पसंद आया था। अच्छा, अब शादी कर ही आए हो तो किया हो सकता है, जाओ फिर अपनी बीवी को कमरे में लेकर जाओ, मैं खाना भिजवाती हूँ। उसकी मुंह तो पुरसुकून हो गई, मगर जो लड़की पास खड़ी थी उसने सुलगती हुई निगाहों से ज़ारा का सरतापैर जायजा लिया। ओ हमदान, कम से कम अपनी बीवी तो जोड़ के ढूंढ लेते। ये कोई मकान नहीं है जिसमें तुम भूरे और काले रंग को पसंद करो। इसने काफ़ी तंजिया और हिकारत बड़े लहजे में कहा कि ज़ारा के चेहरे पर शर्मिंदगी उभरी। अब वो इसके रंग की वजह से उसे ताना मार रही थी। हमदान की मुस्कुराहट भी सिमट गई। ओ सूफ़ी, तुम मोहब्बत को जानती ही कहाँ हो? मोहब्बत तो गहरे भूरे और काले रंग से हो जाती है। मोहब्बत एक एहसास का नाम है, रंगों का नाम नहीं। तुम नहीं समझोगी कि मोहब्बत क्या होती है। ये रंग, रूप, चाल ढाल, ये सब नहीं देखती, ये बस कभी भी किसी से भी हो जाती है। संजीदगी कसे कहते हुए उसने जैसे सोफी के मुंह पर तमाचा मारा। फिर बना रुके बना इसकी कोई बात सुने ज़ारा का हाथ पकड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, और ज़ारा एक अलग परेशानी से दो चार हो गई। मतलब इसके साथ
अब कमरा भी शेयर करना पड़ेगा। वो दोनों दूसरे फ्लोर पर आ चुके थे। आपने तो कहा था ये सिर्फ आर्जी है, मगर हम एक कमरा कैसे शेयर करेंगे? इसने कुछ परेशानी से पूछा। हमदान उसकी तरफ पलटा। शर्शाहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा, यहीं तो मेरी मुंह की 20 नौकरानियां काम करते हुए घूम रही होती हैं। वो कुछ धीमे लहजे में बोला। ज़ारा ने फौरा समझकर सर हिलाया, उसे साथ लिए कमरे में दाखिल हुआ। कमरा इतना बड़ा और शाहाना था कि ज़ारा की आंखें फटी की फटी रह गईं। जितना सिर्फ एक कमरा था, इतना तो शायद ज़ारा का पूरा घर हो। सामने ही जहाजी साइज बेड था, एक साइड स्टडी टेबल थी, सलीके से पड़ा हुआ सोफा सीट था। इसके अलावा कमरे में एक दीवार के साथ अलमारियां बनी हुई थीं, दूसरी दीवार के साथ ड्रेसिंग टेबल था। वो बहुत खूबसूरत ब्लैक और गोल्डन इम्तिजाज का कमरा था। हमदान सिद्दीकी की चवाइस तो मुंह बोलता सबूत थी। यकीना वो रंगों को सलीकट करने के मामले में काफ़ी ज़ौक़ पसंद था। कमरे में दाखिल होने के साथ ही हमदान ने इसका हाथ छोड़ दिया तो वो बेड के किनारे पर टक गई। परेशान मत हो, हमें सिर्फ एक कमरे में रहने की एक्टिंग करनी है, हम मैनेज कर लेंगे। इसने ज़ारा को हौसला दिया। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। हमदान सिद्दीकी ने दरवाज़ा खोला तो सामने ही मुलाजिमा ट्रे पकड़े खड़ी थी। हमदान ने इसके हाथ से ट्रे पकड़ी, दरवाज़ा बंद किया और ट्रे बेड पर ज़ारा के पास लाकर रखी। तुम खाना खा लो। इतना कहते साथ वो वॉशरूम में फ़रश होने चला गया। ज़ारा को समझ ना आई ये क्या हो रहा है। वो कंट्रैक्ट मैरिज तो कर चुकी थी और उसने हमदान सिद्दीकी की मुंह के चेहरे पर इत्मीनान भी देख लिया था। यकीना उसकी मुंह इसे शादी के लिए परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि वो शादी कर चुका था। वो सारी सोचों को झटकते हुए खाना खाने लगी, क्योंकि उसने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। वो फ़रश होता वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स में बाहर निकला, टॉवल से अपने सर के बाल खुश्क कर रहा था। इसने शर्ट के बाजू को नींव तक फोल्ड कर रखे थे। इसका मजबूत और तवाना जिस्म शर्ट के साथ चिपका हुआ था, या यहीं ये कहा जाए कि शर्ट जिस्म के साथ चिपकी हुई थी तो ज़्यादा बेहतर था। इसके मजबूत कसरती बाजू बेहद नुमायां थे। शर्ट तंग थी या उसका जिस्म ज़्यादा मजबूत था, ज़ारा फैसला ना कर सकी। उसने बहुत मुश्किल से इसके वजह चेहरे और पुरकशिश सरापे से नजरें चुराईं। वो वाकई बहुत खूबसूरत मर्द था, मगर ज़ारा जानती थी इसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि वो इतना अमीर और इतना हैंडसम शौहर डिज़र्व करे। ये सिर्फ एक कंट्रैक्ट मैरिज थी, वो कुछ अरसे बाद उसे छोड़ देगा। ज़ारा ने बहुत जल्द खुद को हकीकत की दुनिया का आईना दिखाया और अपना खाना खाने लगी। अब रात हो रही थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि सोना कहाँ है। हमदान जैसे इसकी उलझन समझ गया। तुम फिक्र मत कर, तुम आराम से सो जाओ, मैं स्टडी रूम में सो जाऊंगा, वहाँ सिंगल बेड मौजूद है। इसने हाथ से स्टडी रूम के दरवाजे की तरफ इशारा किया, जो इस कमरे में ही मौजूद था। ज़ारा पुरसुकून हो गई और फिर वो अपना एक सादा सा जोड़ा बैग से निकालती हुई फ़रश होने चली गई। इतना बड़ा बंगला उनके तो वाश रूम ही बहुत बड़े थे। ज़ारा बस सोच ही सकी। फ़रश होने के बाद वो कमरे में वापस आई तो हमदान स्टडी में जा चुका था, क्योंकि स्टडी रूम की लाइट जलती हुई नज़र आ रही थी। वो पुरसुकून होती बेड पर लेट गई, सर तक कम्फर्टर लिया और सोती बनी। इतना नरम बेड उसने शायद ज़िंदगी में कभी इतना पुरसुकून बिस्तर नहीं देखा था। ये बहुत कम्फर्टेबल था। कुछ ही मिनटों में वो नींद की गहरी वादियों में उतर गई। अगली सुबह का आगाज़ हुआ तो वो सुबह 7 बजे उठी। फ़रश होती वो वाशरूम से बाहर निकली तो कमरा सारा खाली था। यकीना हमदान सिद्दीकी नीचे जा चुका था। वो नीचे आई तो सब नीचे डाइनिंग डबल बैठे खाना खा रहे थे। इसे देखकर हमदान मुस्कुराया। ज़ारा, वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ। उसने अपने साथ वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। ज़ारा मौका की मुनासिबत से इसके साथ वाली कुर्सी खींचकर बैठ गई। हमदान सिद्दीकी के वालिद का तो इंतकाल हो चुका था, सिर्फ वालिदा ही थी और एक लड़की थी जो कल रात भी यही थी। कालबा इसका नाम सूफिया था। ज़ारा नहीं जानती थी वो कौन है। खाला, आपके बेटे ने शादी कर ली और आपको भी इनवाइट नहीं किया। कम से कम आपको तो इनवाइट करना चाहिए था, तो नाइंसाफ़ी है। ये सूफिया की आवाज़ थी। यकीना वो हमदान सिद्दीकी की खालाजाद थी। फ़िक्र मत करो, वलीमा करूँगा, फिर सबको इनवाइट कर लूँगा। हमदान की तरफ से दो बदू जवाब आया। सूफिया तो कलस कर रह गई।
आप ऑफिस जा रहे हैं? ज़ारा को समझ ना आई क्या बात करे। हमदान सिद्दीकी ने इस बात में सर हिलाया। और मी? इसने डरते हुए पूछा। हमदान ने कंधे झुकाए। माम घर पर ही इनके साथ टाइम स्पेंड करो, तुम्हें क्या ज़रूरत है ऑफिस जाने की? हमदान ने नरमी और मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। हम भाई इतने बड़े एम्पायर के मालिक की बीवी बन गई है, अब इसे क्या ज़रूरत है चंद हज़ार की नौकरी करने की, इसकी तो लॉटरी निकल आई है। सूफिया ने जहर में बिछे तीर ज़ारा के सीने में मारे। ज़ारा की आंखों में नमी तेरी। स्टॉप इट सूफी, हमदान सिद्दीकी ने कुछ गुस्से से उसे डांटा। वो बना कुछ कहे डाइनिंग टेबल से उठ गई। किया हवा, तुमने कुछ खाया ही नहीं? हमदान ने हैरान होते पूछा। नहीं, बस मेरी भूख मर गई। इसके चेहरे से जाहिर हो रहा था कि उसे सूफिया की बात ने बहुत तकलीफ दी है। वो वापस कमरे में चली गई और मिसेस सिद्दीकी ने गुस्से से सूफिया को देखा। ये क्या तरीका है बात करने का? वो हमदान की बीवी है, इससे तमीज़ से बात करना। मिसेस सिद्दीकी के लहजे में दबा दबा गुस्सा था। हमदान नाश्ता किए उठ गया, अपना कोट उठाया। ओके माम, मैं चलता हूँ और प्लीज़ मेरी बीवी का ख्याल रखिएगा, वो बहुत नाजुक दिल की मालिक है। संजीदगी से कहते हुए अपनी मुंह की सर पर लब रखता हुआ बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद सूफिया मिसेस सिद्दीकी की तरफ मुतवज्जह हुई। खाला, आपने तो कहा था आप मुझे इसकी बीवी बनाएंगी, ये क्या हो रहा है? इसके लहजे में बहुत बदतमीजी थी। मिसेस सिद्दीकी ने इसका ये रूप बहुत हैरत से देखा। मैं चाहती थी तुम ही मेरी बहू बनो, लेकिन मेरा बेटा किसी और को पसंद करता है तो मैं क्या कह सकती हूँ? देखो बेटा, मैं कोई जालिम सास नहीं हूँ, ना ही बनना चाहती हूँ। वैसे भी वो लड़की इतनी प्यारी तो है। उनके लहजे में ज़ारा के लिए मोहब्बत थी और सूफिया का तो जैसे हलक तक कड़वा हो गया। इस सानुली लड़की में आपको ऐसा क्या नज़र आया? इससे अच्छी तो मैं हूँ, देखी मेरा कलर कितना फेयर है। उसने ऐसे गुरूर, नफ़रत और हिकारत से कहा कि मिसेस सिद्दीकी इसे देखकर रह गईं। सूफिया, इंसान की किस्मत इसके कलर से नहीं जज की जाती, इंसान के आमाल, इसका बिहेवियर, ये रंगों का मोहताज नहीं होता। आज तुम खूबसूरत हो, कल को खूबसूरती ढल जाएगी। बेहतर होगा तुम अपना दिमाग फरश करो, घूमो फिरो, इंजॉय करो, मगर हमदान और उसकी बीवी के दरमियान आने की कोशिश मत करना। संजीदगी से उसे हिदायत देती मिसेस सिद्दीकी अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। जाने से पहले इन्होंने मुलाजिमा के हाथ नाश्ता ज़ारा के लिए उसके कमरे में भिजवाया। ज़ारा कुछ शर्मिंदा हो गई। वो मिसेस सिद्दीकी के सामने इस तरह बदतमीज़ी नहीं करना चाहती थी, इसलिए नाश्ता करने के बाद वो कमरे से निकल आई। मुलाजिमा से उनके कमरे का पूछा और उनके कमरे में दाखिल हुई। दरवाज़ा पहले नॉक किया। अरे बेटा आओ। दरवाज़ा खिला ही था, इन्होंने मुस्कुरा कर उसे इजाज़त दी। वो झिझकती हुई अंदर दाखिल हो गई। सूरी आंटी, वो मुझे इस तरह मसबेहियो नहीं करना चाहिए था। ज़ारा शर्मिंदा हुई थी और मिसेस सूफिया ने बेहद हैरत और बेयकीनी से ज़ारा का ये रूप देखा। एक सूफिया थी जो उनसे बदतमीज़ी कर रही थी और एक ये जिसने बिना कुछ कहे सूरी कहा, हालांकि उसने कोई बदतमीज़ी नहीं की थी। मिसेस सिद्दीकी को अपने बेटे की पसंद बहुत पसंद आई। उनके चेहरे पर इत्मीनान और होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। इधर आओ मेरे पास, इन्होंने इशारा किया तो ज़ारा आगे बढ़ी। यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। इन्होंने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद ड्रेसिंग रूम में चली गई। ज़ारा कुछ झिझकती हुई बैठ गई। 2 मिनट बाद वो बाहर निकली तो उनके हाथ में एक बॉक्स था। वो इसके पास आकर बैठी, फिर वो जवलती बॉक्स खोला। इसमें 2 डायमंड के कंगन थे। इन्होंने ज़ारा का हाथ पकड़ा। ज़ारा ने मना करना चाहा, मगर समझ ना आई वो क्या करती। ये हमारे ख़ानदानी कंगन हैं, मेरी सास ने मुझे दिए थे और अब मैं अपनी बहू को देना चाहती हूँ। उनके लहजे में मान था। ज़ारा को तकलीफ़ हुई। वो कहना चाहती थी कि मैं तो बस आर्जी तौर पर यहाँ पर आई हूँ, मगर चाहकर भी कह ना सकी। इसे उम्मीद नहीं थी मिसेस सिद्दीकी इतनी अच्छी होंगी। अब इसे लग रहा था हमदान ने उनका दिल ना तोड़कर बहुत अच्छा किया। ऐसी औरत का दिल तोड़ना भी एक गुनाह ही होता। वो कुछ देर उनसे बातें करती रही, फिर वापस अपने कमरे में आ गई।
सूफिया शायद वापस अपने घर चली गई थी। शाम में हमदान वापस आया। वो दोनों मिसेस सिद्दीकी के सामने तो बिल्कुल नॉर्मल बेहियो करते, मगर उनके पीछे वो उसे सर ही कहती थी। अब्बास साहब ने उनका कर्जा दे दिया था, जो पैसे इन्हें हमदान सिद्दीकी ने दिए थे। इस तरह उनकी जान छूट गई, वरना शायद वो ज़ारा के लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकते थे। दिन एक के बाद एक गुजरने लगे। उन दोनों के दरमियान बस एक फार्मल सा रिश्ता था, बिल्कुल एक कागजी रिश्ता। अचानक रात को सोते हुए ज़ारा को महसूस होता जैसे कोई इसकी आसपास है, उसे बहुत गहरी नज़रों से देखता है। उसे नींद में अपने आसपास अजीब सी खुशबू महसूस होती थी, मगर वो अपना सिर्फ वहम समझकर झटक देती थी। ज़ारा नहीं जानती थी कि हमदान के दिमाग में क्या चल रहा है, और इसने ये कागजी रिश्ता किया सोचकर बनाया था। उसने अपना ध्यान भी मिसेस सिद्दीकी के साथ घर के कामों की तरफ लगा लिया। उनको खाने बनलकर खिलाने लगी। वो हैरान होती, तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कैसे सीखा? इस बात पर ज़ारा हंस पड़ी। मैं गरीब घराने की बेटी हूँ और गरीबों की बेटियाँ खाने बनाना बहुत अच्छे से जानती हैं। हमारे घर में कौन सा नौकर होते हैं जो हमें खाने बनाना कर खिलाएं? मिसेस सिद्दीकी ने इस बात में सर हिलाया। भई ये बात तो है। वो आहिस्ता आहिस्ता उनका दिल जीत चुकी थी, क्योंकि वो थी ही इतनी मुखलिस। आज ज़ारा को सिद्दीकी हाउस आए पूरे 10 दिन हो चुके थे। मिसेस सिद्दीकी अपने किसी करीबी की इयादत के लिए गई थीं, इसलिए वो दोनों ही घर में थे। 8 बजे का वक्त था जब सूफिया सिद्दीकी हाउस दाखिल हुई। खाना खाने के बाद ज़ारा तो खामोशी से उठी और कमरे में चली गई, मगर सूफिया और हमदान अभी तक डाइनिंग टेबल पर ही बैठे थे। चलो ना हमदान, कोई मूवी देखते हैं जैसे हम बचपन में देखा करते थे। इससे पहले हमदान नफ़ीमी सर हिलाता, सूफिया ने फ़ौरा से तरदीद करनी शुरू कर दी। प्लीज़ प्लीज़, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं बचपन के। देखो यार, तुम्हारी बीवी क्या आ गई, तुम मुझे अब इग्नोर करोगे? और हमदान हार मान गया। ओके तो ठीक है, तुम मेरे कमरे में चलो, मैं पॉपकॉर्न और कॉफ़ी लेकर आती हूँ। इसने मशवरा दिया। हमदान बना कुछ कहे उठा और इसके कमरे की जानिब चल पड़ा। पीछे सूफिया के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। बदकिस्मती से हमदान अपना मोबाइल बाहर ही भूल गया था। सूफिया ने इसका मोबाइल उठाया, लेकिन वो लॉक्ड था। उसने अपना मोबाइल निकाला, फिर इसमें से हमदान के एक फ़ोटो निकाल ली और अपने मोबाइल की स्क्रीन को हमदान के मोबाइल की स्क्रीन की तरफ किया तो लॉक फ़ौरा खुल गया। वो खुल कर मुस्कुराई थी। फिर इसने कुछ सोचते हुए ज़ारा के नंबर पर मैसेज किया और पुरसुकून होती मोबाइल वहीं छोड़कर कॉफ़ी और पॉपकॉर्न लिए अपने कमरे में दाखिल हुई। हमदान मूवी लगा चुका था। वो ज़्यादातर एक्शन मूवीज़ ही देखते थे। उसने कॉफ़ी का कप हमदान की तरफ बढ़ाया और ख़ुद पॉपकॉर्न खाने बैठ गई। हमदान का कॉफ़ी पीने लगा और वो पॉपकॉर्न खा रही थी। किन अखियों से वो हमदान के चेहरे के तासुरात नोट कर रही थी। अभी मूवी आदि भी नहीं हुई थी जब हमदान का सर चकराने लगा। उसने ना महसूस अंदाज में अपनी शर्ट के बटन खोले। उसे अचानक ही घटन होने लगी थी। सूफिया उसके करीब हुई। हमदान, आर यू ओके? हमदान अपने सीने को मसल रहा था। पता नहीं, मेरा बहुत दम घट रहा है। इसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। रलीकस, तुम ठीक हो जाओगे, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। उसने अपने दोनों हाथ हमदान के गालों पर रखे, उसे अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश की और ऊपर कमरे में बैठी ज़ारा ने बेहद हैरत से हमदान की तरफ से मौसूल हुआ मैसेज देखा। मैं आज रात सूफिया के साथ रहूँगा। इसे इतने अजीब मैसेज पर हैरत हुई। दिमाग में अजीब सी सोचें चल रही थीं कि या हमदान भी दूसरे मर्दों की तरह निकला। इसका दिल भी घबराने लगा, ना जाने क्यों उसे तकलीफ हो रही थी। हमदान कौन सा इसका अपना था? एक दिन तो उसे छोड़ ही देखा, फिर ये तकलीफ क्यों हो रही थी? ज़ारा बेचैनी से कमरे में चक्कर काटने लगी। हमदान की आंखें सुर्ख हो रही थीं। उसने गुस्से से अपने दोनों हाथों से सूफिया की कलाई पकड़ी और अपना चेहरा पीछे किया। सूफिया, डोनट क्रॉस योर लिम्स। वो दरिश्ती से चीखा था, मगर सूफिया को कोई ख़ास फ़र्क ना पड़ा। रलीकस, हम फ्रेंड्स हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
सूफिया ने इसके सीने पर हाथ रखे दोबारा उसके मज़ीद करीब होना चाहा, मगर हमदन का हाथ उठा था और सूफिया के चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। तुमने किया मिलाया मेरी काफ़ी में। वो गुस्से से चीखा था और सूफिया का चेहरा जिल्लत के एहसास से सुर्ख पड़ा। कभी उसके माँ बाप ने इस पर हाथ नहीं उठाया था और हमदन से ये उम्मीद नहीं थी। हमदन एक झटके से कमरे से बाहर निकल गया। बहुत मुश्किल से वो सीढ़ियों तक पहुंचा। उसे चक्कर आ रहे थे, दम घट रहा था, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, उसे बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। उसने अपनी शर्ट के एक एक करके सारे बटन खोल दिए। वो जब तक कमरे में दाखिल हुआ तब तक ज्यादा ही दिमाग घूम चुका था। ज़ारा जो कमरे में चक्कर काट रही थी वो हैरत से पलटी और बेहद हैरत से हमदन का ये रूप देखा। हमदन ने दरवाज़ा लॉक किया। इसकी आंखें हद से ज्यादा सुर्ख थीं। वो एक ही जिसत मी ज़ारा तक पहुंचा और उसे अपने हिसार में ले लिया। ज़ारा को इतना बड़ा शॉक लगा कि वो हिल भी ना सकी। अचानक उसे अपने चेहरे पर हमदन की झुलसती सांसें पड़ती महसूस हुईं तो वो होश में आई। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? दूर रहीं। इसने फौरा हमदन से दूर होने की कोशिश की। शश! इसकी उंगली ज़ारा के होंठ पर आई। मैंने दुनिया घूमी मगर मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई, कोई मेरे दिल को काबू ना कर सकी। तुमने ऐसा किया है कि तुम मेरे दिल को काबू कर गई। वो नशे में ग्रिक आवाज़ में बोला। ज़ारा के सारे जिस्म में करंट सा दौड़ पड़ा। उसने दोबारा हमदन की गिरफ्त से निकलने की कोशिश की। प्लीज़ सर छोड़ी, मुझे दर्द हो रहा है। इसका जिस्म सारा कपकपा उठा था। प्लीज़ सर मत बोलो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मुझे मेरे नाम से मुखातिब किया करो। इसने ज़ारा की ठोड़ी पर लब रखे और ज़ारा को लगा अब वो गिर जाएगी। सर प्लीज़। इसने मुज़ाहमत करने की कोशिश की। हमदन सिद्दीकी जैसे कुछ होश में आया, फौरा उसने अपनी पकड़ ज़ारा के गर्द ढीली की। पता नहीं, मेरा सर बहुत चकरा रहा है, शायद इस सूफिया की बच्ची ने मेरी काफ़ी में कुछ मिला दिया है। अपना सर पकड़े वो ज़ारा को बताने लगा और ज़ारा की आंखें हैरत से पूरी खुल गईं। 2 पल बाद दोबारा हमदन ने उसे मजबूती से पकड़ा और अपने बेहद नज़दीक किया। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है ज़ारा। मेरा ये दिल मेरे इख्तियार में नहीं रहा, तुम कौन सा जादू करती हो? उसने एक हाथ ज़ारा के बालों में उलझाया और दूसरा हाथ इसकी कमर के गर्द बहुत मजबूती से बांध रखा था। ज़ारा ने इसके सीने पर हाथ रखे खुद को दूर करने की कोशिश की। सर आप होश में नहीं हैं, प्लीज़ होश में आएं। अब तो ज़ारा को रोना आने लगा। ये हो क्या रहा था? ज़रूर सूफिया ने कोई साजिश करनी चाहिए थी। हमदन ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हें देखकर मैं वैसे ही होश हो देता हूँ। मैं नहीं जानता कब तुम मेरे दिल में बस गई, मगर तुमसे दूर नहीं रह सकता। इसने अपना चेहरा ज़ारा के बालों में छुपाया। ज़ारा को तो एक के बाद एक अजीब अजीब इंकिशाफात पर वैसे ही शक लग रहे थे। सर प्लीज़, उसने मुज़ाहमत की। हमदन की आंखों में अब सुर्खी नाकाबिल हद तक बढ़ गई थी। तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे सर मत कहो? इस बार वो कुछ गुस्से से चीखा और इसके चेहरे पर झुका। ज़ारा के तो 14 तबका रोशन हो गए। वो इसकी सांसें रोक गया था। बज़त ही मुश्किलों से ज़ारा ने इसके सीने पर दबाव डालकर खुद से दूर किया। आप भूल रहे हैं ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, हम अलग हो जाएंगे, प्लीज़ ये मत करें। ज़ारा ने मिन्नत की। हमदन सिद्दीकी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? इसके दाएं गाल पर लब रखते हमदन सिद्दीकी ने सरगोशी की और ज़ारा हैरतों में गिरी। क्या मतलब? इसकी फुंसी फुंसी आवाज़ निकली। मतलब ये मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, चाय के बाद तुम दूसरी हो जिसके सानुला रंग से इश्क हो गया है। वो इसके कान में सरगोशी कर रहा था, साथ साथ वो इसके बालों में चेहरा छुपाए बस सांस भर रहा था। सर आप होश में नहीं हैं, प्लीज़ होश में आएं। ज़ारा ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। शायद कोई डरक थी जो सूफिया ने काफ़ी में मिलाई, अब इसका असर बढ़ रहा था। अचानक ही हमदन की आंखों में वहशत से उभरी। वो पूरी शिद्दत से इसके गले पर झुका और ज़ारा के होंठों से ससकियां निकल पड़ी। वो उसे रोकने की कोशिश करने लगी। ज़ारा मुझे सुकून चाहिए, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इसकी तकलीफ में डूबी आवाज़ कानों में पड़ी।
ज़ारा इसे रोकना चाहती थी मगर अब वो अपने पूरे होश व हवास खो चुका था और ढलती रात के साथ उन दोनों के दरमियान नज़दीकियां आती गईं। अगली सुबह का आगाज़ हो चुका था। वो शीशे के सामने खड़ी अपने बाल सिखा रही थी और हमदान शर्टलेस औनदम बेड पर लेटा सो रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ारा ने अपने गले में दोपट्टा डाला और दरवाजे तक आई। दरवाज़ा खोला तो सामने ही सूफिया खड़ी थी। इसे देखकर ज़ारा के जिस्म में आग लग गई। हमदान कहाँ है? मुझे इससे बात करनी है। इससे पहले वो अंदर दाखिल होती ज़ारा ने एक हाथ दरवाजे की दहलीज पर रखा। वो सो रहे ही निकलूँ यहाँ से। कल रात का सारा गुस्सा वो उस वक्त सूफिया पर निकाल देना चाहती थी। सूफिया की नज़र जैसे ही इसके बालों पर पड़ी जलन की एक लहर जिस्म में दौड़ी। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? सूफिया गुस्से से चलाई। ज़ारा का दिल तो चाहा इसका मुंह तोड़ दे मगर उसने अपने हाथ बहुत मुश्किल से काबू में रखे। मैं मिसेस हमदान सिद्दीकी हूँ। ज़ारा ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया। इसके अलावा अगर कोई सबूत चाहिए तो मेरा हुलिया बता रहा है। ज़ारा सारे लिहाज तौरती गुस्से से चलाई थी मगर आवाज़ धीमी थी। सूफिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा। तुम जैसी औरतें जिनमें हया नहीं होती वो कहीं की नहीं रहती। तुम्हें शर्म नहीं आती एक गैर महरम को अपनी तरफ राग़िब करते हुए? ज़ारा को तो इस लड़की की इतनी बेगैरती ने तैश दिला दिया था। बना कुछ कहे बना कुछ सुने उसने दरवाज़ा सूफिया के मुंह पर ठुक से बंद कर दिया। जैसे ही वापस पलटी तो हमदान बेड पर बैठा था। यकीना इसकी नींद खराब हो चुकी थी। ज़ारा ने एक तकलीफ ज़दा नज़र हमदान सिद्दीकी पर डाली। हमदान की आंखों के सामने कल रात का सारा मंजर घूमा। उसे जैसे यकीन नहीं हुआ कि वो इतना कैसे गिर सकता है। अपने होश ही खो गया। ज़ारा दोबारा शीशे के सामने आकर खड़ी हुई। वो फौरा उठकर इसके पास आया। ज़ारा मेरी बात सुनो। इससे पहले वो वजाहत करता ज़ारा ने हाथ के इशारे से रोक दिया। प्लीज़ मुझे आपकी कोई वजाहत नहीं सुननी और प्लीज़ दूर रही मुझसे। इसकी आंखों में तकलीफ थी मगर हमदान इसकी वार्निंग के बाद भी इसके करीब हवा। मैं नहीं जानता। सूफिया ने काफ़ी में किया मिलाया था मगर एम सूरी फॉर एवरीथिंग। ज़ारा ने इससे अलग होने की कोशिश की मगर वो इतनी ज़ोर से उसे अपने सीने में भैंच कर खड़ा था कि वो अलग ना हो सकी। ये सिर्फ एक कांटरिकट मैरिज थी। आपने सारे रोल तोड़े हैं। ज़ारा को समझ नहीं आ रही थी कि उसे तकलीफ़ किस बात की हो रही है। इस बात की कि कंट्रैक्ट मैरिज जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इस बात की कि हमदान सिद्दीकी रिश्ता बनाने के बाद छोड़ देगा। हमदान के लबों पर तबस्सुम बिखरा। फ़िक्र मत करो अब कभी नहीं छोड़ूंगा। ज़ारा ने बेहद हैरानी से उसे देखा। उसे तो लगा था शायद कल रात वो नशे में कह रहा था मगर ये तो होश में भी वही बात कह रहा था। कल रात के बाद तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा इरादा तो कंट्रैक्ट मैरिज का ही था मगर कहीं ना कहीं तुम मेरे दिल पर हुक्मरानी कर चुकी थी। समझ ना आई उस वक्त किया करूँ तो सोचा कंट्रैक्ट मैरिज कर लेता हूँ लेकिन खुदा की कसम तुम्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता। और ज़ारा को अपने सारे ज़ख्म भरते हुए महसूस हुए। मैं तो आधी रात को तुम्हें चूड़ी छपे सोते हुए भी देखता था। और इस इंकिशाफ पर ज़ारा गिंगर रह गई। उसे अचानक याद आया रात को सोते हुए उसे महसूस होता था जैसे कोई उसे टुकड़े टुकड़े देख रहा हो और उसे एक मेंस परफ्यूम की खुशबू भी आती थी। तो वो हमदान सिद्दीकी था जो आधी रात को अपनी बीवी को सोते हुए देखता था। और फिक्र मत करो इस सूफिया की तो माम से ऐसी क्लास लगवाऊंगा कि कभी हमारे घर का रुख नहीं करेगी। ज़ारा हल्की फुल्की हो गई थी। शायद दिल ही दिल में वो भी इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। वो कुछ नहीं बोली। क्या ख्याल है फिर वलीमा करवा लें? वक्फताम हमदान ने शरारत से झकता इसके चेहरे पर लब रखते उसे छेड़ा। ज़ारा ने एक मुक्का हमदान सिद्दीकी के कंधे पर दे मारा। फिर अचानक इसकी आंखें नम हुईं और वो फूट फूट कर रो पड़ी। हमदान तो परेशान हो गया। रेलिकस ज़ारा इस तरह रो तो मत मैं सूरी कर तो रहा हूँ। इसे रोता देखकर तो जैसे जान पर बिन आई। ज़ारा ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं तो अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। बचपन से अब तक मैंने बहुत तंगी देखी। गरीब वालिदन की एक ही बेटी थी। उनका सहारा बनने की हर मुमकिन कोशिश की। जहाँ जाती स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी यहाँ तक के ऑफिस में भी हर कोई
मेरी रंग की वजह से मेरा मजाक उड़ाता। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस शहर का सबसे कामयाब बिजनेसमैन इतना हैंडसम और इतना अमीर शख्स मुझ जैसी सानुली लड़की से मोहब्बत कर सकता है। इसके लहजे में हैरत, खुशी, सरशारी, तकलीफ दिख सब के मिले जले जज्बात थे। हमदन ना चाहते हुए भी हंस पड़ा। उसने हैरत से हमदन को हंसते हुए देखा। तुम अभी तक ये नहीं समझी, मोहब्बत शक्ल व सूरत देखकर नहीं होती, वो कभी भी, कहीं भी, किसी से भी हो जाती है। अगर तुम्हारा रंग जरा सा सानुला है तो ये तो देखो, खुदा ने तुम्हें कितना खूबसूरत दिल दिया है। तुम्हारी आवाज़ खूबसूरत है, तुम्हारे पास टैलेंट है। अगर खुदा इंसान से कोई चीज़ छीनता है तो इसे बदले में एक दूसरी चीज़ अता कर देता है। और सानुला होना कोई ऐब नहीं है। तुम जैसी हो मुझे वैसी ही कबूल हो, और मोहब्बत का यही तकाजा है कि इंसान को वैसा ही कबूल किया जाए जैसे वो है। कभी भी खुद को किसी के लिए बदलना मत। तुम मुझे ऐसे ही खूबसूरत लगती हो इस मशरक़ी लिबास में। उसने एक नज़र ज़ारा को देखा जिसने गहरे नीले रंग की फ़राक पहन रखी थी। ज़ारा को अपनी किस्मत पर रश्क हो रहा था। ऐसे मत देखो, तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी। ज़ारा इसे टक्कर टक्कर देख रही थी तो हमदान ने छेड़ा। ज़ारा खफगी से मुंह फैलाकर रुख फेर गई। अच्छा सूरी बेगम। मगर ज़ारा ने अपना चेहरा ना फेरा। जाएं, पहले अपना हुलिया ठीक करें। वो शर्म से सुर्ख पड़ी थी और हमदान ने एक नज़र खुद को देखा और फिर समझ गया वो शर्टलेस खड़ा था। वो हंसते हुए वाशरूम में चला गया और ज़ारा को अचानक ही कमरा रोशन होता महसूस हुआ। उसने बेयकीनी से इतना बड़ा घर और इस शाहाना कमरे को देखा कि अब वो सारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत मंजिल में रहेगी, उसे जैसे कि नहीं आ रहा था। हमदान ने मिसेस सिद्दीकी को सूफिया की हरकत बताई तो मिसेस सिद्दीकी का पारा आसमान पर पहुंच गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा सूफिया, तुम मेरी सगी भांजी हो। तुम्हारी मुँह को तुम्हारी हरकत बताऊं तो तुम्हें पता चले। वो तो शक्र है खुदा ने मेरे बेटे को किसी गलती से बचा लिया, वो गुनाह से बच गया। आज के बाद तुम यहाँ नहीं आओगी। मिसेस सिद्दीकी ने सख्ती से उसे वारन किया और सूफिया के गुरूर के टुकड़े टुकड़े हुए थे। मिसेस सिद्दीकी के दिल से उतरने का मतलब था हमदान सिद्दीकी तक जाने के सारे रास्ते बंद होने। सूफिया ने मुंह की खा ली थी। इसके बाद वो कभी सिद्दीकी हाउस दाखिल नहीं हुई। अगले हफ्ते हमदान और ज़ारा का वलीमे का फंक्शन था। वो रॉयल बिल्लो कलर की मैकसी में आसमान से उतरी कोई अप्सरा ही लग रही थी। तकरीबा सारा शहर मैरिज हाल में मौजूद था। तमाम बिजनेसमैन हमदान सिद्दीकी के रीसी पशन में मौजूद थे तो वहीं ज़ारा के माँ बाप मुतमईन हो गए थे। इन्हें नेक सूरत ही नहीं नेक सीरत दामाद मिल गया था। बेशक इंसान की किस्मत चेहरे का रंग या खूबसूरती तय नहीं करती, और मोहब्बत तो कभी भी किसी को भी किसी से भी हो जाती है। मोहब्बत सामने वाले के दिल से की जाती है, ना कि ज़ाहिरी शक्ल व सूरत से। ज़ाहिरी खूबसूरती एक ना एक दिन जल जाती है, मगर इखलाक और आपका दिल है जो कभी बदसूरत नहीं होता। ख़त्म शद।